नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं दलित नॉट पावर और बोल 85 की ये साझा पेशकश। मेरे साथ चंद्रभान प्रसाद साहब खड़े हैं, महान दलित चिंतक हैं और तमाम अखबारों में, पत्रिकाओं में और टीवी चैनलों पर आपने कभी ना कभी चंद्रभान प्रसाद साहब को दलित मुद्दों पर मुखर होकर के बोलते हुए सुना होगा। मैं उनके पास आया हूं, उनके निवास पर, और उनसे बातचीत जो मैं करूंगा और बातचीत करने का जो मेरा मन हुआ है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि चंद्रभान प्रसाद साहब ने अभी पिछले हफ्ते 2-3 ट्वीट लगातार किए थे। ट्वीट का में जो बात उन्होंने कही थी, उन बातों पर भी चर्चा करेंगे और वो बात उन्होंने क्यों लिखी, आखिरकार ऐसी क्या उनके मन मस्तिष्क में ये सवाल खड़ा हुआ कि देश में दलित समाज की खासतौर से चमार जाति, मुसलमान और यादवों को लोग सत्ता सौंपने के लिए तैयार नहीं है। और जो बिहार को लेकर के उन्होंने शंका जताई थी, वही उसी के इर्द गिर्द बिहार के जो है वो चुनाव परिणाम आए हैं। सर, आपका ट्वीट और बिहार का चुनाव परिणाम कैसे है? आपके दिमाग में ये बात कैसे आ गई कि बिहार में ये होने वाला है? वेल, थैंक यू सो मच राहुल नागपाल साहब। मैं 6 नवंबर को मैंने 4 ट्वीट किया था जी। उन 4 ट्वीट्स में क्या था, मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं ये कह देना चाहूंगा कि जो रिजल्ट आए हैं जी। यह बहुत ही चौंकाने वाले हैं। किसी लोकतंत्र में जब तक कोई बहुत बड़ी घटना न घट गई हो किसी देश में तब तक 90% स्ट्राइक रेट नहीं आता किसी के जीत का। बिल्कुल। और मुझे, अगर ये जो अमृत काल चल रहा है, अमृत काल का मतलब अपर कास्ट का शासन, यानी सवर्ण समाज का शासन, उसमें तमाम ओबीसी लोग लगे हैं, वो गलतफहमी में हैं। मुझे जो पिछले 3000 सालों में जो सवर्ण समाज ने अपनी जो बनाई थी प्रतीक्षा कहना ठीक भी नहीं होगा कि ये चोर हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, झूठ बोलते हैं, इनके धर्मशास्त्रों में भी झूठ बोलने को फैशनेबल बताया गया है। बिल्कुल। तो पिछले 60-70 साल में वो कम हो गया था। अपर कास्ट में भी एक अच्छा खासा वर्ग तैयार हुआ था और अपर कास्ट में भी अभी भी अच्छे लोग हैं। लेकिन ये बीजेपी के शासन में अपर कास्ट के प्रति जो दलित समाज में खास तौर से और भी थोड़ा जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अपर कास्ट की जो पुरानी मेमोरी है वापस आ गई है कि झूठ बोलते हैं, ये चोरी करते हैं, ये ईमानदार कभी हो ही नहीं सकते। तो एक बात तो ये हो गई। लेकिन अब जो 2 सवाल मैं कई लोगों से पूछता हूँ, और इसलिए बहुत सारे ओबीसी के लोग कभी मुझसे बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, भाई ये बताओ, मंडल लागू किए इतने दिन हो गए, बिल्कुल, किसी विश्वकर्मा को कोतवाल देखा है क्या? जो 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 बैकवर्ड में पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ियां हैं, मोस्ट बैकवर्ड है, उसके लोगों को मंडल कमीशन का लाभ जो है वो। हाँ बताइए। मैं पूछ रहा हूँ। मैं एक बार पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में एक गेस्ट के रूप में था जब पासिंग आउट परेड हो रही थी सब इंस्पेक्टर्स की, जहाँ से मेरे बड़े भाई ने ट्रेनिंग लिया था। तो मैं बहुत ध्यान से देख रहा था उनका जब नाम पढ़ा जा रहा था और जब उनके बिल्ले लगाए जा रहे थे। उसमें कोई लोहार नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कहार नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कुम्हार नहीं दिखाई दे रहा है, कोई नाऊ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बारी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई माली नहीं दिखाई दे रहा है, तो साक्य कुशवा नहीं है। हाँ, मौर्य नहीं है। हाँ, तो हाँ बताइए, मौर्य कितने कोतवाल देखे होंगे आप? आज तक नहीं। या टिकट कलेक्टर। तो ये जो पूरा सामाजिक न्याय का ढांचा है, और पिछले मंडल के बाद जो शासन करने का मौका मिला पिछड़े वर्गों को, पिछड़े समाज के लोगों को, दलित लोगों को, तो मुझे जो मेरी ये एनालिसिस है, जो 6 नवंबर को जो मेरा सुबह उठ के जो मेरे मन में बात थी, मैंने कहा मुझे कह देनी चाहिए। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि चंद्रभान प्रसाद एक थिंकर हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। नहीं सर, बढ़ा चढ़ा के क्या कह रहे हैं, जो सच्चाई है वही कह रहे हैं। तो जो है, मुझे मेरी एनालिसिस ये है कि उत्तर भारत के समाज में 3 समुदायों को, जाति या धार्मिक कैटेगरी के लोगों को ले लें, को उत्तर भारत हिंदी बेल्ट ने अपना शासक मानने से इनकार कर दिया है।
नंबर 1 पर यादव, अहिर जिनको गांव में कहते हैं। अहिर समाज ने बहुत जमींदारी उन्मूलन के बाद बहुत तरक्की की है और बहुत मेहनती होते हैं अहिर लोग। तो 50% तो शेष समाज अहिरों से ईर्ष्या करता है। सच्चाई यही है। पर 50% क्या है? 50% अहिरों का अहिरपन है। मतलब अहिरों का जो अहिरपन है, हाँ, जो उनको लठ लेकर के भैंस चराना है और आदमी को आदमी। मुझे कई लोग पूछते ट्वीट के बाद कि अहिरपन क्या होता है। हाँ। तो मैंने कहा मान लीजिए 2 अहिर युवक 20 साल 22 साल के हैं, बाइक से बुलेट से कहीं जा रहे हैं, तो जो पिछली सीट पर बैठा होगा अहिर, तो बुलेट पर बाइक पर उल्टा बैठा होगा वो अहिर होगा। ये अहिरपन है। हाँ। पर अहिर समाज के लोग बिना मेहनत के कुछ नहीं करते, बिना मेहनत का नहीं खाते हैं। मान लीजिए आपका जेब भी छीन रहे हैं, आपने कह दिया कि नहीं आप ले लीजिए मेरा सब सामान, मेरा बिना मेहनत के ले लीजिए, तो नहीं लेंगे। हाँ, नहीं आपको पीटेंगे। तो इसको बोलते हैं अहिरपन। अच्छा, मतलब जब तक वो पिटाई नहीं करेंगे तब तक आपकी जेब खाली नहीं। मतलब जब तक मेहनत नहीं करेंगे। हाँ, मेहनत नहीं करेंगे, वो बिना मेहनत का नहीं खाते हैं। हाँ। और चलिए अहिरपन के बारे में और जाके देखिए, गांव में आप चले जाइए, मेरे गांव में या मेरे गांव के आसपास। नहीं सर, हम कल मैं आप अपनी बात याद रखना, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। कल हम हमारे मित्र हैं, उनके साथ हम गए थे, तो उनके ड्राइवर ब्राह्मण है, बिहार से आते हैं बेसिक। तो उनसे ऐसी बातचीत कर रहे थे, मेरे को बिहार के रिजल्ट के बारे में क्या कहना। बोले सर बहुत बढ़िया हुआ। बोले क्योंकि अगर ये यादव सत्ता में आ जाते तो बड़ा परेशान करते हैं। तो अपर कास्ट के मन मस्तिष्क में ये बात, ये सवाल कहीं ना कहीं है कि ये यादव सत्ता में आ जाएंगे तो ये परेशान करेंगे। और फिर जो बात इस बातचीत की स्टार्टिंग में आपने कही कि मनुस्मृति के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पर शूद्र को पैसा अर्जित नहीं करना है, अच्छे कपड़े नहीं पहनने, शासक नहीं बन सकता, तो वो तो है ही है कहीं ना कहीं। वो सिनेरियो तो बना ही है अपर कास्ट के दिमाग में। जो अपर कास्ट सुधर गया था वो भी बिगड़ गया। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा ये हो गया कि अहिरपन जो है, उस अहिरपन से भी लोग दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी नहीं, भयभीत हैं। अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले मैं लखनऊ से करीब 20 किलोमीटर उत्तर एक गांव में रिसर्च के सिलसिले में गया था। तो वहां पर एक दलित हैं, वो जो लखनऊ में उनका गाड़ियों का वो सर्विसिंग का कारोबार है। तो उन्होंने अपने भाई का नंबर दिया, वहां से मुझे एक ठाकुर साहब का इंटरव्यू करना था, जो कभी बहुत बड़े जमींदार थे, अभी स्थिति खराब हो गई है। तो उनके साथ मैं अपनी गाड़ी में बिठा लिया, और गांव से जब ही बाहर निकला तो बहुत गंदगी मुझे दिखाई दी। गोबर है, भैंसे हैं तमाम। मैंने कहा यहाँ अहिर लोग रहते हैं क्या? बोले हाँ रहते हैं, 30-40 घर हैं। तो मैंने कहा कि कैसा है आप लोगों से संबंध कैसा है? बोले अभी तो अहिर शांत चल रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? बोले अरे जब समाजवादी पार्टी की सत्ता आ जाएगी तो फिर ये उनका तूफान उठता है, तांडव शुरू होता है। हाँ, फिर तांडव, फिर इनकी बदमाशी, फिर इनका सब कुछ शुरू होता है। तो 50% जो उत्तर भारत का समाज है अहिरों के प्रगति से उनसे ईर्ष्या रखता है, ईर्ष्या जेलसी करता है। और 50% अहिरों का अहिरपन। इसलिए अब कोई अहिर उत्तर प्रदेश में, बिहार में मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है। तो जो जैसे तेजस्वी यादव एक बड़ा यादव चेहरा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चेहरा हो गई, पूरी ताकत उन्होंने 2022 के चुनाव में लगाई, फिर भी वो नहीं मेजोरिटी हासिल कर पाए। तो अब आपका एक तो यादव जाति के बारे में, अहिर जाति के बारे में ये हो गया कि जो बिहार का रिजल्ट आया है वो अहिरों को, जो बीजेपी लगातार कह रही थी कि जंगल राज का वो जिक्र जो बार बार कर रही है कि वो जंगल लालू का जंगल राज, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क में मेकअप करके बात बिठा दी गई कि अगर बिठा नहीं दी गई। मान लीजिए जंगल राज उस तरह से जितना कहा जाता है राहुल लालू, हाँ, उतना वो बात सही नहीं है। पर किसी गांव में यदि किसी का खेत अहिर के खेत के बगल में है तो उसे डर बना रहता है कि अहिर जो है मेड़ छांटेगा। इसीलिए अहिरों का एक उपनाम है या दूसरा नाम है मेड़ कटवा जाती है। ये मेड़ कटवा जाती है, यानी जो कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाषा में गए हैं, जो डोल को छील देते हैं, अपना एरिया बढ़ा लेते हैं, मेड़ कटवा जाती है। हाँ, तो जो 2 खेतों के बीच जो डोल होती है, मेड़ होती है, हाँ, जो मेड़ होती है, तो अहिर उसको काटता छाटता रहता है, आप में घुसता आता है। अपने और कुछ दिन बाद में इतना काट लेता है एक तरफ से कि फिर लगता है कि ठाकुर साहब या
दलित साहब उधर काट लिए हैं, तो फिर इसको सीधा करता है, फिर आपकी जमीन कब्जा कर लेता है। तो ये सब ये लोग भयभीत होने लगे हैं। चलिए, भयभीत जी, अहीर के बारे में तो ये बात हो गई, और बिहार चुनाव खासतौर से इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि वो अहीर को यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। समाज नहीं चाहता, और इसलिए 90% जो है वो 90% सीटें ये कही जाए, 85-83% सीटें कही जाए, वो जैसे कहा कि जैसे कल मैं रतनलाल साहब को सुन रहा था, बड़ी मजे की बात उन्होंने कही कि जब देश आज़ाद हुआ था तब भी नेहरू और कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी बिहार में इस बार मिल गई। इंदिरा गांधी की मौत के बाद में भी कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं मिली थी कि जितनी बिहार में एनडीए गठबंधन को मिल गई है। तो ऐसी कौन सी दूध की नदियां बह रही हैं 20 साल से, कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। खैर, उनका इशारा कि दूसरी तरफ था, लेकिन अभी जो हम लोग अब बात कर रहे हैं वो ये है कि अहीरों का अहीरपन, अहीरों को नहीं चाहते कि ये जो है शासक बने। समाज भयभीत है अहीरों से। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे या उत्तर भारत की जो बेल्ट है, यहाँ पर बात की जाए तो दलितों की राजनीति, जैसे आपने उसमें भी लिखा कि चमार, खास तौर से चमार को भी शासक नहीं चाहते लोग। देखिए, पूरे इतिहास में जाएं तो आप देखेंगे चमार समाज एक कम्बैट करती है, मतलब कुछ अन्याय हुआ तो लड़ जाती है। हजारों साल का इतिहास रहा है, और गुरु रविदास जी ने जिस तरह से काशी के पंडितों को हराया था शास्त्रार्थ में, और बनारस के राजा ने अपने रथ पे बिठाकर पूरे बनारस की गलियों में घुमाया था। तो चमार समाज बहादुर कौम है, इसीलिए अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट बनाया। उन्होंने पासी रेजिमेंट नहीं बनाया, उन्होंने खटीक रेजिमेंट नहीं बनाया, उन्होंने वाल्मीकि रेजिमेंट नहीं बनाया, चमार रेजिमेंट बनाया हिटलर की सेना से लड़ने के लिए। बर्मा में मैं वहां गया हूँ जहाँ पर युद्ध हुआ था, जापानीज रॉयल आर्मी जो हिटलर के साथ थी और इंडियन आर्मी में चमार रेजिमेंट वहां लीड कर रही थी। और फिर देखिए बाबूजी जगजीवन राम का उदय। तो जो मैं बचपन में जाऊं तो चमार समाज के, दलित समाज के प्रति, ओवरऑल चमार समाज के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति रखने वाला एक तबका था। पर बामसेफ ने चमार समाज के लोगों को गालीबाज बना दिया। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और फिर जो ब्राह्मणों को देश निकाला करो, विदेश भेज दो, हाँ ये करो। ये बामसेफ इकोसिस्टम से आया है। मैं इसका कहने का मतलब ये नहीं कि बामसेफ के फाउंडर कांशीराम ने कभी ऐसा कहा होगा, पर एक चमार समाज आर्गुमेंट करना छोड़ दिया। आपको भी गाली देते हैं, मुझे भी गाली देते हैं, तो मैं तो अपना और आपकी बात नहीं कर रहा हूं। जो समाज आर्गुमेंटेटिव था, उस समाज ने आर्गुमेंट की जगह गाली देना शुरू कर दिया। और 2007 में जो बीएसपी की विजय हुई थी, मतलब उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे कंजर्वेटिव अपर कास्ट वाला राज्य माना जाता है, जहाँ पर अपर कास्ट के लोग करीब 20% हैं, जिसमें अकेले ब्राह्मण 11-12%। हाँ, उस समाज ने मायावती को ये फुल बहुमत की सरकार बना कर दी, एब्सोल्यूट बहुमत की सरकार दी। तो फिर क्या दलित एक जो मस्तिष्क है वह तो एडवांस फ्यूचर के बारे में सोचता है। तो क्या ये लालू की सरकार बिहार में, मुलायम जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, दलित सरकार उत्तर प्रदेश में, क्या इन्होंने कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम किया जैसे कि ये जो राजीव साहब ने किया था, जवाहर नवोदय विद्यालय, कंप्यूटर युग, कंप्यूटर क्रांति आदि आदि, तो क्या ऐसा कुछ कर पाए लोग? और उल्टे गालीबाज हो गए। तो दलित समाज के भीतर, दलित समाज का मतलब चमार समाज, बाकी दलित पासी इकट्ठी हो रहे, ये लोग अपना काम चला लेते चाहे जो भी सरकार आए। चमार समाज जो फ्रंट पर खड़ा होकर लड़ाई करता था, तलवार चलाने की जगह वो जीप चलाने लगा। कलम और तलवार की जगह वो जवान चला के गाली देने लगा। इसे हाँ, कोई इसको माने या न माने, बुरा लगे, अच्छा, सच्चाई यही है कि दलित समाज को अब उत्तर भारत का समाज लीडरशिप देने के लिए तैयार नहीं है।
यादव को लीडरशिप देने के लिए तैयार नहीं है, चमार को लीडरशिप देने के लिए तैयार नहीं है, और मुसलमान को धार्मिक मुसलमान का मतलब अब इसमें हाँ, इसमें परसेंटेज समझाने के लिए 60% चमार समाज को लीडरशिप नहीं देने का कारण 60% ऐतिहासिक प्रेजुडिसेस हैं। कि यार इनके खिलाफ ये तो पहले से ही हमारा विरोध करते रहे हैं। 40% एक जो जीव गालीबाज जो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, नौकरी देने वाले बनेंगे, हम देने वाला समाज बनाएंगे, ये सब जो इस तरह की एक नागनाथ एक सांपनाथ, ये सब सारी चीजें समाज ने कहा तौबा करो इनसे। अब मुस्लिम समाज को भी उत्तर भारत के समाज अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं। आप देखिएगा फ्यूचर में। नहीं, वैसे सर मुस्लिम समाज के बारे में थोड़ा सा हम डीपली जाएं तो देखने को मिलता है कि मुस्लिम समाज का भी लीडर बनने की स्थिति में भी नहीं था। उसने तो कभी कांग्रेस के साथ, कभी सपा के साथ, कभी बसपा के साथ, कभी अन्य किसी के साथ। मुस्लिम समाज के लोग देश के राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, मुफ्ती साहब गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। तो लीडरशिप तो थी ना उनकी। अब उनके एमपीज और एमएलए की संख्या घटनी शुरू हो जाएगी। वह इसका कारण 50% तो मुस्लिम समाज के खिलाफ जो कम्युनल पोलराइजेशन हुआ है, जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाया गया है समाज में, 50% तो यह कारण है, 60% कर लीजिए। 40% मुस्लिम समाज के लोगों का धार्मिक प्रतीकों के प्रति इंसिस्टेंस, कि मैं बेंगलोर में जाऊंगी इंटरव्यू देने के लिए, तो हमारी बेटी जो बुर्खा हिजाब पहन के जाएगी। और हम यहाँ देखते हैं कई जगह की 5 साल की छोटी सी लड़की है, वो जो है वो स्कार्फ लगाई है, पैजामा इतना छोटा है, दाढ़ी इतनी बड़ी है, ये जरूरत से ज्यादा है। तो और चमार समाज ने गुंडों को अपना नेता माना है। पार्टियों ने भी गुंडों को ही, कभी जाकिर हुसैन हुआ करते थे मुस्लिम समाज के लीडर, कौन रफी मोहम्मद किदवई हुआ करती थी। अब किस तरह के लोग हैं? अब भूमाफिया हैं, इस टाइप के लोग। तो चमार मुस्लिम 50-60% तो मुस्लिम का जो के खिलाफ जो सांप्रदायिक उन्माद बढ़ा है, 40% वो धार्मिक कट्टरता, खुद इनमें जो है दिखाई देने वाली धार्मिक कट्टरता जिम्मेदार है। तो 3 समाज के लोग जो है यह स्वप्न छोड़ दें कि उनको सत्ता मिलने वाली है, सत्ता मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और कांग्रेस इस पचड़े में पड़ गई। कांग्रेस जो है ये जो अहिरपन का शिकार हो गई। जब तक कांग्रेस बिहार में जो यादव लीडरशिप है उनके साथ, जब तक अखिलेश के साथ रहेंगे, एक भी अपर कास्ट का आदमी इनके पास जाएगा नहीं। अच्छा सर, एक हम बातचीत को कंप्लीट करेंगे, इसमें एक चीज हम अब 3 समाज के बारे में हमने बात की। यादव यानी अहीर में 60% उनकी तरक्की से लोग जलते हैं और 40% उनका अहीरपन उनका जिम्मेदार। अहीरपन। चमारों के बारे में कहा जाए तो चमारों को धर्म ग्रंथों के आधार पे, और फिर 60% 40% उसको, और 40% उसने जो गालियां देनी शुरू की, वामसेप ने जो गालीबाज समाज बना दिया, उसने उसको दूर कर दिया। मुसलमानों के बारे में 60% जो वर्तमान सरकार ने उसके खिलाफ जो एक माहौल बना रखा है वो, और 40% उसकी धार्मिक कट्टरता। ये बातें मैं 6 नवंबर को मैंने ट्वीट किया। दुनिया भर के लोग जो भी मुझे जानते हैं उनको मैंने बता दिया कि इसका मतलब इलेक्शन का रिजल्ट क्या होने वाला है। अब हम चलते चलते इस बात को यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं कि इन तीनों समाजों का धार्मिक शोषण, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, यानी मैं कहूँ कि धार्मिक पतन, राजनीतिक पतन, आर्थिक पतन, सामाजिक पतन हो रहा है। और तीनों की अगर जनसंख्या देखी जाए देश भर में तो लगभग 40% के आसपास, 16-17% मुसलमान, 16% चमार, 15 दूनी 30 और 6-7% यादव, तो 35% के आसपास टोटल आबादी का ये समाज है जिसको हाशिए पर ढकेल दिया गया। इस समाज को हाशिए पर ढकेला भी गया और खुद इनका भी उस ढकेल में ये भी उस गोले के साथ चले गए लुढ़कते हुए।
तो अब हम इस बातचीत को यहाँ कंप्लीट करते हैं कि इन तीनों समाजों के लिए एज ए ऑथर आप क्या कहना चाहोगे कि जो ये दोबारा से उस क्रम में शामिल हो सके, चक्र में शामिल हो सके जो इनकी चाहत है, कहाँ सुधार करना चाहिए? भाई मैं तो अहिर समाज से शुरुआत हुई थी, वहीं से शुरुआत करते। तो अहिर समाज खेत की मेड़ काटना बंद करें, लाठी से तौबा करें, भैंस से तौबा करें, और बाइक पर उल्टा बैठना बंद करें और एक सब सिविलाइज्ड इंसान की तरह समाज में अपने को पेश करें। ये तो उनके लिए है। इसका मतलब कि यादव समाज में एक बहुत भारी रिफॉर्म मूवमेंट की जरूरत है। दलित समाज में दलितों को गाली देने से कैसे रोका जाए, इसका मेरे पास भी जवाब नहीं है। मुझे तो चमार समाज के लोग बोलते थे ये पासी समाज के हैं, ऐसे ही कहते रहते पासी समाज रिफॉर्म मूवमेंट कभी हुआ था, अब रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के साथ सट जाएंगे, इनके साथ सपा के साथ सट जाएंगे, सब जगह से किसी के साथ उनका एडजस्ट कर लेते हैं। चमार समाज का और भी बुरा हाल होने वाला है। तो इनकी जबान कैसे ठीक हो, हम समझते हैं आप जैसे लोग, रतनलाल साहब जैसे लोग, कि कैसे जिसने एक दिन भी बामसेब की मीटिंग में बैठा है, अगर समाज में उसको आज भी बैठने का मौका मिल रहा है तो चमार समाज को और ज्यादा आइसोलेट ओवरऑल नॉर्थ इंडिया के समाज में होना पड़ेगा। और मुस्लिम समाज को तो वो तो किसी से बात भी, हम अगर उनसे बात भी करें तो बुरा लग जाता है। क्या है ये, हर जगह तो बुर्का ही बुर्का हर जगह ये सब चीज है। वो तो बात भी वो आपको एंटी मुस्लिम बोल देंगे। मतलब अगर आप उनकी भलाई की बात करेंगे तो उनको लगेगा हमारे धार्मिक प्रतीकों के ये खिलाफ हैं, और ये भी वही बात कह रहे हैं जो मुस्लिम के बारे में आरएसएस और बीजेपी की राय है। तो ये बातचीत हमने चंद्रभान साहब से की, और बातचीत करने का जो उद्देश्य था हमने बता दिया कि 6 तारीख को चंद्रभान साहब ने ट्वीट किए थे, उसी के अकॉर्डिंग बिहार का रिजल्ट आया, और उत्तर भारत पर हिंदी बेल्ट पर चमार, यादव और मुसलमानों का राजनीतिक हाशिए पर चले जाना, इस पर यह बातचीत निर्भर थी। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और चंद्रभान साहब आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच राहुल रामपाल साहब। ओके, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने और समझने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और दलित नॉट पावर जो चंद्रभान साहब का अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए दलित नॉट पावर बोल 85 को आप लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।